11th बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 2। अगर आपने इसे का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। उसके बाद से इस लेक्चर को देखेंगे तो और अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम एंड ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें तो इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स आए हैं चिंपैंजी से, तो जब ह्यूमन बींग्स चिंपैंजी थे तो वहाँ से धीरे धीरे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से ये आज का मॉडर्न ह्यूमन बींग बन पाए हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। और चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या रिलेशन है उसी को कहते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया गया था। ये एक ड्रॉबैक था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। लेकिन जब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो हमने साइंटिस्टों ने क्या किया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर किया और इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कांस्टेंट कैरेक्टर्स को लिए और हैबिटेट को लिए। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है उसमें कांस्टेंट हैबिटेट्स का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कांस्टेंट हैबिटेट नहीं रहेगा तो जो हैबिटेट्स होते हैं वो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हमें कांस्टेंट हैबिटेट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम हैबिटेट्स की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिट एंड उसके हैबिटेट कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। इस वजह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट कैरेक्टर्स को लिया गया लेकिन हैबिटेट को कंसीडर नहीं किया गया है। और इसके बजाय इसमें रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंसीडर किया गया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और इसके बेसिस पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। एंड मेन थिंग दैट कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर किया गया था। इसी वजह से एक नया सिस्टम आया क्लासिफिकेशन के लिए जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। बेसिकली जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया गया तभी एक नया सिस्टम बना जिसे हम जानते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
देखिए जो क्लास 11th का बुक है बायोलॉजी का, उसमें आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, इसीलिए हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानेंगे। लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अराइज होते हैं, जैसे कि हु वॉज गिवन फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देने वाले थे उनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्हें ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। प्लांट को एक अलग कैटेगरी में डाला और एनिमल को एक अलग कैटेगरी में डाला। और अरिस्टोटल ने प्लांट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था ट्री, दूसरा हर्ब्स एंड तीसरा था श्रब्स। उन्होंने एनिमल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला था एनाइमा और दूसरा था इनाइमा। देखिए उन्होंने क्या किया, कुछ एनिमल्स को लिए और उन्हें काटे और काटने के बाद जब उन एनिमल्स में से रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट थे, यानी कि जब वो एनिमल्स को काटते थे तो उनके बॉडी में से रेड ब्लड नहीं आता था, तो उन एनिमल को उन्होंने एनाइमा में रख दिया। यानी कि एनाइमा में वो एनिमल्स आते थे जिनके पास ब्लड नहीं था, डू नॉट हैव ब्लड, जिनके पास ब्लड नहीं था, उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एनाइमा में डाला और इनेमा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिसके पास ब्लड था। यानी कि अरिस्टोटल ने ब्लड के बेसिस पे एनिमल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एनाइमा और इनेमा में। जिनके पास ब्लड था उसे उन्होंने एनेमा में डाला और जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं था उसे उन एनिमल्स को उन्होंने एनाइमा में डाला। अब देखिए उन्होंने क्या किया, प्लांट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया उनके हाइट के बेसिस पे। ट्री में उन्होंने ऐसे प्लांट को रखे जो सबसे टॉल थे, जो सबसे बड़े थे, और उससे जो छोटे थे उन्होंने हर्ब्स में डाल दिया, और जो सबसे मिडिल साइज के थे उन्होंने श्रब्स में डिवाइड कर दिया। अरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर को देखकर ही किया था। इसी वजह से अरिस्टोटल के बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे। इनके ड्रॉबैक क्या थे उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।